जब 1498 में वास्को दी गामा भारत से वापस पुर्तगाल लौट रहा था, तो उसने कालीकट के राजा जामोरिन से एक अजीब सी इच्छा जताई थी। बोला कि भारत की काली मिर्च की कुछ बेल मुझे अपने साथ ले जानी है, आप मुझे दे दीजिए ताकि मैं पुर्तगाल में ये उगा लूं। जामोरिन ने बात सुनी और मुस्कुराकर जवाब दिया कि बेलें तो मैं दे दूंगा, लेकिन क्या तुम केरल की बारिश, इसकी मिट्टी और यहाँ की आबो हवा भी अपने साथ ले जा सकते हो? वास्को दी गामा के पास इस सवाल का तो कोई जवाब नहीं था। सोचिए, वास्को दी गामा मांगने के लिए और कुछ भी मांग सकता था, लेकिन उसने मांगे मसाले यहाँ के। वजह साफ थी, भारत मसालों के लिए ही तो जाना जाता था। दुनिया भर से व्यापारी मसाले लेने आते थे, लेकिन आज उसी भारत के मसाले दुनिया भर में रिजेक्ट हो रहे हैं, उन पर बैन लग रहा है। अप्रैल 2024 में यूरोपियन यूनियन ने भारत की हल्दी, मिर्च, तेज पत्ता, काली मिर्च, इनकी अलग अलग खेपें रिजेक्ट की। वजह बताई कि इनमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया गया है। 11 अप्रैल 2024 को नीदरलैंड में भारत से जो अदरक पाउडर आया था, उसे लौटाया गया। 16 मई 2024 को ब्रिटेन ने कहा कि अब हम भी भारत के मसालों की जांच में एक्स्ट्रा मेजर्स अपनाएंगे। जून 2025 में अमेरिका ने भी भारत से गई साबुत धनिया की खेपों को रिजेक्ट किया। ये तो खड़े मसालों के अलग अलग बैचेस की बात हुई। अप्रैल 2024 में हांगकांग, सिंगापुर और मालदीव ने हिंदुस्तान के दो सबसे मशहूर मसालों के ब्रांड्स के प्रोडक्ट बैन किए, एमडीएच और एवरेट, जिनके प्रोडक्ट्स आपको लगभग हर घर में मिल जाते हैं, मेरे घर में भी हैं। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेज जैसी टैगलाइन भारत के बच्चों को रटा दी गई है, लेकिन विज्ञापनों के शोर के बीच ये खबर ही गायब कर दी गई कि बाहर के देशों ने एथिलीन ऑक्साइड की वजह से इन मसालों को बैन किया था। इस केमिकल के उपयोग से कैंसर हो सकता है। और कहानी सिर्फ मसालों की नहीं, खड़े या पिसे भारत के अनाज, फल, सब्जी और बाकी फूड आइटम्स भी लगातार रिजेक्ट हो रहे हैं। 25 मार्च को ही जापान ने भारत से आम लेने से इनकार किया। इसी बरस 17 अप्रैल को चीन ने भारत के 3 राइस एक्सपोर्टर्स के लाइसेंस रद्द किए। 2024 में ईयू की फूड सेफ्टी अलर्ट सिस्टम भारतीय मसालों के लिए 312 अलर्ट जारी करती है। सोचिए, जो हिंदुस्तान कृषि उत्पादन के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है, जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है कृषि उत्पादों का, उसमें उसकी हिस्सेदारी सिर्फ 2.4% है, क्योंकि भारत अपने प्रोडक्ट्स को पैकेज करके नहीं बेच पाता है। अमेरिका और चीन से तुलना क्या करके बता दें आपको, 25% प्रोडक्ट्स अमेरिका में पैकेज होकर बिकते हैं, प्रोसेस होकर, और चीन में 50%। ऐसे में जब जो एक्सपोर्ट हो भी पा रहा है किसी तरह से, उनमें भी मिलावट की खबर आएगी, तो कैसे हम दुनिया को अपना सामान बेच पाएंगे, कहाँ से डॉलर लाएंगे? इसलिए आज के शो में हम जानेंगे कि भारत के फूड प्रोडक्ट्स विदेशों में रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं और उसका क्या असर पड़ रहा है हिंदुस्तान के नाम पर। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का, आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास एक गांव पड़ता है रहमानपुर। यहाँ पर फलों को लंबे समय तक सड़ने गलने से बचाने के लिए वेपर हीट ट्रीटमेंट फैसिलिटी बनाई गई। क्या होती है ये? इनमें फलों को एक खास तापमान पर रखकर गर्म भाप से गुजारा जाता है ताकि उन पर अगर कीड़े या लार्वा हों तो निकल जाएं। इसके बाद फलों को ठंडा करके पैक किया जाता है और एक्सपोर्ट किया जाता है। वीएचटी का इस्तेमाल पपीते, अमरूद, ड्रैगन फ्रूट जैसे फलों को बचाने के लिए होता है। उत्तर प्रदेश के रहमानपुर वाली फैसिलिटी में मार्च महीने में बड़ी संख्या में आमों को इसी प्रोसेस से गुजारा जा रहा था। तभी वहां जापान सरकार के फूड सेफ्टी ऑफिसर्स पहुंचे और फैसिलिटी की उन्होंने बारीकी से चेकिंग की, पूरी प्रोसेस को देखा और रिपोर्ट बनाकर जापान सरकार को दी। कुछ ही दिनों में जापान ने भारत के आम पर फिर क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। जब तक ये खबर आई तब तक आमों की खेप तैयार हो गई थी, बड़ी संख्या में आम पैक हो गया था। जापान के मार्केट में भारतीय आमों का इंतजार हो रहा था। महाराष्ट्र और गुजरात के व्यापारियों ने भी आम तैयार करके रख लिया था, लेकिन सरकार ने वीएचटी फैसिलिटी में गड़बड़ के चलते भारत के सभी आमों पर बैन कर दिया। इससे भारतीय किसानों को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत से जापान के लिए ये आम लगाए थे। भारत में जो आम जापान को भेजे जाते हैं, उनके लिए फसल अलग से तैयार की जाती है। बाग होते हैं, फसल नहीं होती आम की, बाग अलग से तैयार किए जाते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट से बहुत ज़्यादा दाम जापान चुकाता है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में अल्फोंसो आम उगाने वाले किसान राजेश पाटिल ने अल जजीरा की रिपोर्ट में कोट दिया है। वो कहते हैं कि जापान के लिए आम बड़ी देखरेख में उगाए जाते हैं, इसलिए हम इस पर खर्च भी बहुत करते हैं।
आम लगाने और उसको पकने तक के प्रोसेस में जो लोग वहाँ काम करते हैं अलग से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन मार्च 2026 में जब जापान ने भारतीय आम पर बैन लगा दिया तो सारी मेहनत पानी हो गई। यहाँ किसानों को और बागों के मालिकों को हुआ घाटा ही इकलौता मुद्दा नहीं है। आम तो हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं बिकेगा ही, उससे भी बड़ी समस्या है इंटरनेशनल मार्केट में भारत की साख पर बट्टा। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में जापान का रैंक 6th है। यूरोप के ही कुछ गिने चुने देश हैं जो जापान से आगे हैं। मतलब साफ है, जापान में खाने पीने के सामान की बहुत बारीकी से जांच होती है। अगर जापान किसी देश का प्रोडक्ट अप्रूव करता है मतलब सोच समझकर ही अप्रूव करता है, और रिजेक्ट करता है तो सोच समझकर ही रिजेक्ट किया जाता है। ये उसका ग्लोबल इंप्रेशन है। इसलिए दूसरे देश भी उस प्रोडक्ट पर फिर इस तरह के कदम उठा सकते हैं। अब जब जापान में भारत का आम रिजेक्ट हुआ है तो दूसरे देश भी इसको शक की नज़र से देखेंगे और हमारे प्रोडक्ट्स खरीदने से बच भी सकते हैं। जापान ने भारत के आम पर प्रतिबंध वैसे पहली बार नहीं लगाया, आपको बता देते हैं। 1986 में ऐसा ही एक पंगा हुआ था। उस बरस आम जो जापान हमने भेजे थे उसमें कीड़े लगे मिले थे, जिसके बाद जापान ने कह दिया था कि अगर आपको अब आम बेचना है हमें तो अपने यहाँ VHT फैसिलिटी लगाइए। हमने बताया था भाप वाला ट्रीटमेंट। फिर भारत ने VHT में इन्वेस्ट किया और 2006 में आम का एक्सपोर्ट फिर शुरू हुआ। इस बार आम पर जो आपत्ति आई है वो बहुत गंभीर तो नहीं है। उम्मीद है कि भारत VHT फैसिलिटी को और दुरुस्त कर लेगा और ये बैन आगे चलकर हटवा लेगा। लेकिन आम इकलौता वो फल नहीं है जिसे बैन किया गया, और भी कई प्रोडक्ट्स हैं जिन पर आपत्ति आई है। मसालों के बारे में हमने बताया था। खड़े मसालों की अलग अलग बैचेस यूरोप और अमेरिका ने लौटाई हैं, और वो इंडिविजुअल केसेस थे, यानी कभी केरल के मसालों में दिक्कत आई तो कभी महाराष्ट्र से गई खेप में दिक्कत आई। लेकिन MDH और एवरेस्ट के मसालों को बनाने का प्रोसेस तो हर जगह एक है। यही मसाले भारत में भी बेचे जाते हैं और उन्हें ही विदेशों में भी इस्तेमाल किया जाता है। कम से कम हम मान के तो यही चल रहे हैं कि जो खा रहे हैं वो एक्सपोर्ट भी हो रहा है। 5 अप्रैल 2024 को हांगकांग के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कहा कि MDH और एवरेस्ट के कुछ मसालों में, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरे प्रोडक्ट रेंज में, जो सिंगापुर से कहा गया उसको आपको बता रहे हैं, कुछ मसालों में MDH और एवरेस्ट के एथिलीन ऑक्साइड नाम का एक केमिकल मिला है जिससे कैंसर हो सकता है। 18 अप्रैल को सिंगापुर की फूड एजेंसी ने कहा कि एवरेस्ट के फिश करी मसाले का इस्तेमाल इंसानों के लिए ठीक नहीं है, उसमें भी यही केमिकल मिला हुआ है। बाजार में जो भी ये मसाला बेच रहे हैं उसे डिस्पोज किया जाए। इतना ही नहीं, एजेंसी ने लोगों से भी कहा कि अगर किसी ने इस बैच का मसाला इस्तेमाल किया है और तबीयत खराब महसूस हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अप्रैल खत्म होते होते 5 और देशों ने भारतीय मसालों को रिजेक्ट किया। इसके बाद भारत में भी लोगों के मन में सवाल उठे कि अगर ये केमिकल इतना खतरनाक है तो हिंदुस्तान में पहले पकड़ क्यों नहीं आया, वहीं हांगकांग से खबर क्यों आई। बात यह है कि भारत में जो मसाले बेचे जाते हैं उनके लिए एथिलीन ऑक्साइड की जांच का क्राइटेरिया ही हमने सेट नहीं किया है। दूसरे देश इसकी जांच करते हैं। जब हांगकांग में इन मसालों को बैन किया गया तब भारत के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी जो FSSAI है, उसने भी राज्यों को आदेश दिया कि सभी मसालों के ब्रांड्स की जांच करें और देखें कि उनमें कहीं पेस्टिसाइड तो नहीं मिल रहा है। जब जांच शुरू हुई तो कई जगह एथिलीन ऑक्साइड मिल गया। राजस्थान की सरकार ने एवरेस्ट और MDH के मसालों को मार्केट से हटाने का हुक्म भी दिया, कुछ बैचेस को। महाराष्ट्र में भी एवरेस्ट मसाले के 5 सैंपल में एथिलीन ऑक्साइड पाया गया। कुछ जगहों पर मसालों को मार्केट से हटाया गया, लेकिन इन कंपनीज पर एक्शन क्या लिया गया इनका प्रोडक्ट हटाने के अलावा उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। एक चीज़ ज़रूर हुई, भारत के स्पाइस बोर्ड ने एक नया नियम बनाया कि विदेश भेजे जाने वाले हर मसाले में एथिलीन ऑक्साइड की जांच अब कंपलसरी होगी। हैरान करने वाली बात, मैं तो कहता हूं परेशान करने वाली बात यह है कि भारत के भीतर बिकने वाले मसालों के लिए आज भी ऐसा कोई नियम लागू नहीं हुआ है। ये पुरानी सोच है कि गोरे साहब को अच्छा आइटम बेचना चाहिए, वो डॉलर दे रहा है, हम कुछ भी कीड़ा मकोड़ा खा सकते हैं। भारत में नियम कायदे ऐसे ही बनते भी हैं। FSSAI ने जो नियम बनाए हैं उनमें पेस्टिसाइड की जांच शामिल नहीं की गई है। अगर कभी अलग से जांच का कोई कैंपेन चलाया भी जाता है तो इसकी जांच केवल खड़े मसालों पर होती है। पैकेज्ड मसालों में पेस्टिसाइड वाली जांच नहीं होती है, जितनी जानकारी हमें मिली है। पैकेट वाले मसालों में इतना ही देखा जाता है कि कहीं उनमें रंग तो नहीं मिला है, लेबल पर जो लिखा है वो सामग्री अंदर है कि नहीं। एथिलीन ऑक्साइड हमने आपको बताया था जो मिल रहा है एक पेस्टिसाइड है, रंगहीन गैस है। अगर कोई व्यक्ति इस गैस को सीधे सूंघ ले तो इससे लिम्फोमा, ब्रेस्ट कैंसर और ल्यूकेमिया जैसे कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। हांगकांग के सेंटर फॉर फूड सेफ्टी ने इसे ग्रुप 1 कार्सिनोजन माना है, यानी ऐसा पदार्थ जिससे कैंसर होने के साइंटिफिक प्रमाण मिले हैं।
भारत समेत दुनिया के कई देशों में खाने की चीज़ों में इसका इस्तेमाल प्रतिबंधित है। फिर ये मसालों में आती कैसे है जब इंडिया में भी बैन है? दो तरीकों से, या तो खेती के दौरान इसका इस्तेमाल हो जाता है या फिर मसालों को बैक्टीरिया से बचाने के लिए पैकेजिंग के दौरान इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। स्क्रोल को इसी मामले की जानकारी रखने वाले वैज्ञानिक कौशिक बैनर्जी ने बताया कि गोदामों में रखे मसालों में सैल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया पनप सकते हैं जब उनको स्टोर किया जाता है। एथिलीन ऑक्साइड इस बैक्टीरिया को खत्म कर देती है। अब इंडिया में तो नियम के मुताबिक आप एथिलीन ऑक्साइड को कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस्तेमाल करने पर पाबंदी है, लेकिन जो मसाले बिक रहे हैं उनकी जांच इस केमिकल के लिए नहीं की जाती है कि बिक रहे मसाले में है कि नहीं। ये फ़र्क हम बता रहे थे आपको। स्क्रॉल की रिपोर्ट में जिक्र मिलता है कि फूड इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल बैन के बावजूद कर लिया जाता है। अब भारत में पेस्टिसाइड वाली जांच होती ही नहीं है तो किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन जब विदेश में हमारा कोई प्रोडक्ट रिजेक्ट होता है तो फिर यहाँ पे भी हेडलाइन बनती है। क्रॉप केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक 2023 में अमेरिका ने भारत से भेजे गए 8% और जर्मनी ने 18% मसालों को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि उनमें पेस्टिसाइड मिले। हांगकांग वाले मामले के बाद यूरोपियन यूनियन की एक रिपोर्ट भी आई, उसमें कहा गया कि एथिलीन ऑक्साइड सबसे ज़्यादा भारतीय मसालों में ही उनको मिल रहा है। यानी विदेश में भारत के मसालों की सच्चाई सबको मालूम चल रही है। कई जगह ये बैन भी किए गए हैं। भारतीय मसाले दुनिया में पसंद तो बहुत किए जाते हैं। अगर भारत सरकार लेकिन जल्द कोई कदम नहीं उठाती है तो अरबों डॉलर के एक्सपोर्ट हमारा खतरे में पड़ेगा। अकेले ईयू में भारतीय मसालों का एक्सपोर्ट 2.5 अरब डॉलर से ज़्यादा का होता है। समस्या सिर्फ मसालों की भी नहीं है, भारत के दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में भी पेस्टिसाइड पाने की शिकायत मिली है। यहाँ पे भी नुकसान हो रहा है। ऐसे में आप सवाल पूछ सकते हैं कि भारत इसके लिए कोई कदम उठाता क्यों नहीं? इसकी बड़ी वजह ये बताई जाती है रिसोर्सेस की कमी। पेस्टिसाइड की पहचान करने के लिए क्रोमेटोग्राफी और मास स्पेक्ट्रोमेट्री जैसी महंगी मशीनें चाहिए, लेकिन भारत की ज़्यादातर जो गवर्नमेंट लैब्स हैं उनके पास ये मौजूद नहीं है। कई लैब्स में है, कई सारे लैब में नहीं है। 2024 तक हिंदुस्तान में सिर्फ 73 ऐसी लैब्स थी जहां ये जांच हो सकती थी। टेस्टिंग के लिए सैंपल बहुत ज़्यादा होते हैं, लैब्स बहुत कम हैं, इसलिए रिपोर्ट आने में लंबा वक्त लगता है। और फिर गुड ओल्ड करप्शन तो है ही, सैंपल पास हो ना हो करवा लिया जाता है। इसलिए भारत में इसकी जांच अच्छी तरह से नहीं हो पाती और विदेश में जाकर के प्रोडक्ट अटकते हैं। अच्छा, एक दिलचस्प बात हम आपको और बताएं कि पेस्टिसाइड बहुत बड़ी वजह नहीं है इंडियन प्रोडक्ट्स के रिजेक्ट होने की। असल में भारत में ऐसा कोई सरकारी डेटाबेस ही नहीं है जहां यह दर्ज होता हो कि किन किन देशों ने भारतीय एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को क्यों रिजेक्ट किया था। हालांकि यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में एक्सपोर्ट से जुड़े रिजेक्शन का रिकॉर्ड रखती है। इसी डेटा का एनालिसिस क्रॉप केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया CCFI ने किया है। इसमें एक चौंकाने वाला तथ्य ये सामने आया कि पिछले 14 साल में इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के 81% रिजेक्शन की वजह पेस्टिसाइड नहीं थे। सिर्फ 19% मामलों में पेस्टिसाइड्स की वजह से प्रोडक्ट रिजेक्ट हुए थे। तो बड़ी वजह क्या है? केरल की फूड सेफ्टी एक्सपर्ट अनन्या बोस बताती हैं कि भारत में सबसे बड़ी दिक्कत है बिखरी हुई सप्लाई चेन। भारत में ज़्यादातर किसान छोटे हैं, वो अपनी फसल सीधे एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी को नहीं बेचते। पहले फसल एक मीडिएटर के पास जाती है, दलाल या व्यापारी, फिर किसी बड़े व्यापारी के पास, उसके बाद प्रोसेसिंग कंपनी तक जाता है माल। इस पूरे सफ़र में कई बार ये रिकॉर्ड गायब हो जाता है कि फसल पर कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल हुआ, कब हुआ और किस मात्रा में हुआ। यानी शुरुआत में जानकारी हो सकती है, लेकिन अलग अलग लोगों के हाथों से गुजरते हुए पूरा हिसाब गड़बड़ा जाता है, खो जाता है। आज जापान, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा जैसे देश चाहते हैं कि हर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का पूरा रिकॉर्ड हो। उन्हें मालूम होना चाहिए कि फसल किस खेत में होगी, उस पर कौन सी दवा डाली गई, कब डाली गई, किसने पैक किया और किसने उसे एक्सपोर्ट किया। इसको कहा जाता है ट्रेसेबिलिटी, लेकिन भारत के कई राज्यों में यह सिस्टम अच्छे से लागू नहीं हो पाया है और यही वजह है कि भारतीय प्रोडक्ट्स पर दूसरे देशों की पैनी नज़र रहती है कि इनका कंप्लायंस वीक है। दूसरे देश बहुत आगे निकल गए हैं, जिनको ढंग से काम करना था उन्होंने ध्यान दिया। थाईलैंड ने पूरे देश में डिजिटल ट्रेसेबिलिटी सिस्टम लागू कर दिया है। वियतनाम के किसानों को आधुनिक खेती और एक्सपोर्ट निर्यात के नियमों की ट्रेनिंग मिल रही है। ब्राज़ील और चिली ने कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन नेटवर्क पर बड़ा इन्वेस्टमेंट किया ताकि उनकी फसल सुरक्षित विदेश तक पहुंच सके। यही वजह है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद धंधे में सिर्फ 2.4% का हिस्सेदार है। सोचने वाली बात है कि इतना सारा माल जो हमारे यहाँ सड़ जाता है, अगर हम उसको ठीक ढंग से पैकेज करके मार्केट करके विदेश में भेज सकें
तो कितने डॉलर्स हम ला सकते हैं, कितने भूखों का पेट भर सकते हैं, हिंदुस्तान में किसानों की आय कितनी ऊपर जा सकती है। ये सब तभी संभव है जब सरकार इस पर गंभीरता से ध्यान दे। इसी नोट पर राजदूत के इस एपिसोड को हम कंक्लूड करते हैं। इस एपिसोड को साजिद ने लिखा और आनंद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।